हेलो डियर स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स के बिजनेस इकोनॉमिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने स्कोप्स को डिस्कस किया था, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप्स। और उसमें मैंने कहा था कि आपको ये 5 पॉइंट जो हैं केवल यही याद करने हैं और एग्ज़ाम में यही आपको लिखने हैं। ये पांचों पॉइंट मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो ये पॉइंट याद कर लेना और थोड़ी थोड़ी इनकी एक्सप्लेनेशन है वो आपको याद कर लेना है और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट के रोल्स कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो होता है वो एक बिजनेस फर्म में क्या रोल जो है वो निभाता है, या उसके कौन कौन से मेन जो फंक्शंस हैं वो होते हैं। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये केवल आपको यही जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको याद करने हैं। रोल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। एक है सेल्स फोरकास्टिंग फॉर बिजनेस फर्म। कि बिजनेस फर्म के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि उनको ये एग्जैक्ट एस्टिमेशन करना होता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना सेल हो सकता है, फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है, और उसको जितना एग्जैक्टली वो असेसमेंट करेंगे, उसकी जितना एग्जैक्टली असेसमेंट होगी उनका जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है उतनी ही ज़्यादा निकल के आएगी। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो उसके ऊपर पैसा लगता है वो कितने कम पैसे में कितना हम वेस्टेज को मिनिमाइज करते हुए प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, ताकि हमारे जो प्राइस हैं वो कम्पिटिटिव रहें, रीजनेबल प्राइस रहें और हमारी सेल जो है वो अप टू द एस्टिमेटेड लेवल तक चली जाए। तो जितनी एग्जैक्ट सेल्स फोरकास्टिंग होगी आपका जो बिजनेस डिसीजन होगा वो उतना ही बढ़िया होगा। दूसरा पॉइंट है परफॉर्मिंग इंडिविजुअल मार्केट रिसर्च। परफॉर्मिंग इंडिविजुअल मार्केट रिसर्च का मतलब क्या होता है कि आपका जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है, उसको नॉलेज होती है डेटा को एनालाइज करने की, डेटा को कलेक्ट करने की। तो वो मार्केट के अंदर जो है वो डेटा कलेक्ट कर सकता है, वो एक इंडिविजुअल मार्केट रिसर्च परफॉर्म करता है ताकि इंसाइट ली जा सके लोगों से। अब हमें तो नहीं पता ना कि लोग किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं। फ्यूचर प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आती है, जैसे सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया, फिर कलर टीवी आया, फिर LCD टीवी आया, फिर LED टीवी आया, अब स्मार्ट टीवी आ गया है। और आने वाले टाइम में और जो इसमें एडवांसमेंट आएगी, कैसे आती है, लोग चाहते क्या है एक्चुअली, किस तरह का ट्रेंड है, लोग किस तरह का प्रोडक्ट पसंद करेंगे, इस सब की एक क्वेश्चनियर डेवलप की जाती है। और फिर वो लोगों से उस क्वेश्चनियर को फिल करवाया जाता है, उनसे जाके पूछा जाता है कि भाई आप आने वाले फ्यूचर में किस तरह की टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं, क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रोडक्ट बनाया जाता है। और इस मेथड को हम मार्केट रिसर्च बोलते हैं। अगला पॉइंट है परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एनालिसिस एंड राइवल ऑर्गेनाइजेशन। राइवल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? राइवल यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कंपटीशन में है। जैसे मारुति सुजुकी के लिए, मारुति सुजुकी एक कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए राइवल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? जैसे हुंडई है, टाटा मोटर्स हैं, और जो जैसे फोर्ड है, जो ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं जो वैसा ही प्रोडक्ट बनाती हैं। अब कस्टमर अगर किसी कस्टमर को गाड़ी खरीदनी है तो या तो वो मारुति सुजुकी खरीदेगा, अगर मारुति सुजुकी खरीद लेगा तो टाटा, हुंडई और जितनी भी ये कंपनीज हैं उनकी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि वो कार तो एक ही लेनी है उसे। तो यानी कि या तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा या फिर दूसरे का प्रोडक्ट बिकेगा। एक का बिकेगा तो दूसरे का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। उन फर्म को राइवलरी होती है, उनमें कंपटीशन होता है और उसे हम राइवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो आपका बिजनेस इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है कि भाई आपका जो कंपटीटर है वो कितना स्ट्रोंग है, वो कैसे बड़े डिसीजन ले सकता है, वो कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है, आप उससे कहाँ compete कर सकते हैं। अगर हम आपका वो एक ओपिनियन देगा कि भाई किस तरह का कंपटीशन आपको करना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ है तो आप उसे और इम्प्रूव उस एरिया को और स्ट्रांगली
पुट अप कर सकते हैं कस्टमर के सामने, अपने उसको एडवर्टीजिंग कैंपेन में ज़्यादा इफ़ेक्टिवली दिखा सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं कंपटीटर के मुकाबले में। तो इस तरह से आपका जो इकोनॉमिक एनालिसिस है, जिसमें आपके प्रॉफिट का एनालिसिस वो करता है, आपकी कॉस्ट का एनालिसिस करता है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, जहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, उन सब का एनालिसिस करता है, और राइवल ऑर्गेनाइजेशन का भी एनालिसिस करता है, जिससे कंपैरिजन करके आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट निकाल सकता है। उसके बाद में है एनालाइजिंग द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्री। Analyzing the pricing policy of industry, thereby formulating the pricing policy of organization। अब प्राइस को डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम होता है। ये मुश्किल काम क्यों होता है? क्योंकि प्राइस जो है वो हमेशा कम्पिटिटिव होने चाहिए। अगर आपके प्राइस कम्पिटिटिव नहीं है तो फिर आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप अगर एक बाइक खरीदना चाहते हैं, बाइक आपको 40,000 रुपीज़ में एक कंपनी अवेलेबल करवाती है, जिसको हम बजाज बोलते हैं। तो अगर दूसरी जो कंपनी है, जितने भी कंपटीटर हैं, वो उसी स्टैंडर्ड की बाइक आपको या तो 41,000 में अवेलेबल करवा देंगे, या 42 में, या फिर 38 में, प्राइस जो है वो 40 के आसपास ही रहेंगे, तभी उनका प्रोडक्ट सेल होगा। अगर प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो जिसका प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा कस्टमर उसी की तरफ जाएगा। लेकिन 1 और 2,000 का गैप, क्योंकि ये अमाउंट 40,000 के आसपास का है ना, तो इसमें वो मार्जिन जो है वो 1,000 या 2,000 का ही रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। और कस्टमर जो है वो ब्रांड प्रेफरेंस की तरफ भी जा सकता है, कि जो ब्रांड उसे ज़्यादा पसंद है वो उसकी तरफ जा सकता है। वो कई बार हम देखते हैं ना कि भाई जस्ट 2,000 एक्स्ट्रा पे करके मुझे मेरा ड्रीम जो ब्रांड है वो मिल रहा है, तो कस्टमर उसकी तरफ जा सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर वो प्राइसेस के अंदर नहीं रखते, और इन्हीं को हम बोलते हैं कम्पिटिटिव प्राइसिंग। तो कंपनीज जब प्राइस रखने से पहले एक दूसरे जो आपकी राइवलरीज हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाता है, और मोस्टली ये जो प्राइस होते हैं वो लीडर फर्म जो होती है मार्केट के अंदर, जो सबसे बड़ी फर्म है उसके कंपटीशन में रखे जाते हैं, उसके आसपास के रखे जाते हैं। अगला पॉइंट है परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कि आपको पैसा लगाना कहाँ है। बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो गई तो आपकी जो पूरी कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंप्लीट एनालिसिस किया जाता है, और वो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है जितना भी उसका थ्योरेटिकल नॉलेज है और जितनी भी उसके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं उन सब का इस्तेमाल करता है। वो रिसर्च करता है, वो जियोग्राफिकल एरिया की रिसर्च करता है, वहाँ से पॉइंट आउट करता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए वहाँ होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ हमें लेबर जो है वो मिलेगी या नहीं, वहाँ पे पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, ताकि हम अपनी मशीनें वगैरह से वो जो एरिया है वो बाय रोड या रेलवेज़ किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड मींस के द्वारा वहाँ से कनेक्टेड है या नहीं, ताकि हम कल को अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से कर पाएँ। तो इन सारों की एनालिसिस करता है वो, इन्वेस्टमेंट की एनालिसिस करता है कि उस जो आप पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से रिटर्न्स जो हैं वो कितना आ सकता है, किस रेट पे आपका जो पे बैक पीरियड है वो कितना हो सकता है, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कवर हो सकती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है असेसिंग द टॉप मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेड एंड पब्लिक रिलेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज। असिस्टिंग का मतलब होता है सहायता करना। जो आपका एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है वो टॉप मैनेजमेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के बड़े डिसीजंस लेते हैं, जो सबसे टॉप में होते हैं, तो वो उनकी हेल्प करना। उनकी हेल्प कैसे? नॉलेज से, कि वो उससे पूछेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, तो वो अपनी राय देता है कि भाई आप इस तरह से करिए, मैंने मार्केट में रिसर्च किया है, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, इस तरह का ट्रेंड निकल के आ रहा है। और जो उसकी राय जो होती है बिजनेस इकोनॉमिस्ट, उसके ऊपर फिर वो अपना एक डिस्कशन करते हैं, विचार करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं। तो
रिलेटेड टू ट्रेड, पब्लिक रिलेशन, वो अपने जो डिसीजन है वो एक तो ट्रेड यानी कि व्यापार, वस्तु खरीदना, यानी कि जो कंपनी होती है वो दोनों तरह से उसमें प्रोडक्ट उन्हें खरीदना भी पड़ता है, जैसे रॉ मटेरियल है। अब मान लीजिए कोई कंपनी टायर बनाती है, तो टायर के लिए वो रबर तो उसे खरीदना ही पड़ेगा, वायर्स वगैरह वो तो उसे खरीदनी पड़ेगी, ऑयल्स वगैरह वो तो उसे खरीदना पड़ेगा, और वो उसको एक प्रोसेस करके फिर फिनिश गुड बनाएगी, यानी कि उस रबर का यूज़ करके उसको प्रोसेस करके टायर बना देगी। अब टायर वो बेचेगी, यानी कि टायर तो बाहर जाएगा, लेकिन रबर जो है वो उन्हें खरीद के लाना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, ये जो अकाउंट का बेसिक कंसेप्ट होता है ना, वो कंपनीज के अंदर होता है। तो ट्रेड यानी कि आप क्या खरीद रहे हो और क्या बेच रहे हो, एंड पब्लिक रिलेशन यानी कि जो कस्टमर, जो सप्लायर, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे आपके रिलेशन कैसे आप उनको बेनिफिट दे रहे हो। एंड फॉरेन एक्सचेंज में एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, यानी कि उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। यानी कि इंडिया जैसे अपना कंट्री है, यहाँ से हम चाय जो है, चाय हो गया, टेक्सटाइल कपड़ा हो गया, लेदर हो गया, ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भेजा जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और इंडिया जो है फॉरेन से, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम्स हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं, तो बाहर की कंट्री यहाँ वो चीज़ें बेचती हैं। तो इन सारों का रिलेशन जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो होगा वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपनी ओपिनियन देगा और उसके ऊपर वो डिसीजन बनाए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस ये ही पॉइंट है, इतने ही, यही आपको याद करने हैं। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द रोल्स ऑफ ए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ ए मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, यानी कि मैनेजरियल, अब आप जो बिजनेस की स्टडी कर रहे हो तो आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो, तो वो इसलिए पढ़ रहे हो, उसका जवाब ये है कि हमारी ये रोल हो सकते हैं, इसीलिए हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। तो इतने पॉइंट है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना, और मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो वो व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर सकता है। थैंक यू।